हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग ने वूलोंग स्टार डोमेन के अंदर से फिर से कुछ और जर्क के मटेरियल को वो खरीद लेता है और उसे लेकर के वो सीधा ही इरिना के पास पहुंच जाता है, जहां पे इरिना लियो फैंग को बताती है कि उसने अब तक 3 मिलियन टाइगर आर्मर, 10,000 हंटिंग मैनकाइंड और 1000 हेड ऑफ शैडो आर्मी को क्रिएट कर चुकी है। वहीं पे लियो फैंग कहता है कि इरिना, मैंने कुछ और मटेरियल को खरीदा है जिससे तुम यहाँ पे मेरे लिए मिलियंस टाइगर आर्मर किंग को प्रोड्यूस करो। जिसे सुनकर के यहाँ पे इरिना लियो फैंग की बात को मान जाती है और वहीं पे अब लियो फैंग को एक और ऑफर मिल चुका था कि वो वूलोंग स्टार डोमेन के अंदर जा करके फिर से ट्रेजर को हंट कर सकता है। इसलिए लियो फैंग वहां से सीधा ही वूलोंग स्टार डोमेन की ओर निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लियो फैंग वूलोंग स्टार डोमेन के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे लियो फैंग कहता है कि मुझे इस बार ट्रेजर हंटिंग में कैसे भी करके यानशेन क्लैन के सिल्वर या फिर गोल्ड गॉड आर्मर को ढूंढना ही होगा। क्या पता मेरे हाथ में कोई लॉटरी लग जाए। तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग को वहां पे यानशेन क्लैन का सिल्वर आर्मर मिल चुका था, जिसे देख के लियो फैंग तुरंत ही बिना वक्त जाया किए उस आर्मर को यानी कि उस सिल्वर आर्मर को अपनी बॉडी से फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। जहां पे लियो फैंग कहता है कि ये सिल्वर आर्मर जैसे जैसे मेरे मसल्स के अंदर मेरी बॉडी से फ्यूज हो रहा है, हर एक इंच पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरी पूरी मसल्स फट करके बिखर जाएगी। लेकिन इस आर्मर ने मेरे रेलम की पावर को लगभग 1200 टाइम्स तक बूस्ट कर दिया है और अगर मैं अपनी पास्ट की पावर को प्रेजेंट की पावर से कंपेयर करूं तो लगभग 200 टाइम्स ज्यादा मैं सॉलिड फील कर रहा हूं। मगर यहाँ पे एक बात साफ है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो करंट ह्यूमन बॉडी है वो अभी इस आर्मर के असली पोटेंशियल को संभाल नहीं सकती है, यानी कि इसकी ट्रू एबिलिटी को मुझे अब कैसे भी करके अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर का इस्तेमाल करना होगा इस सिल्वर आर्मर की पूरी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये कहने के साथ लियो फैंग अपने सामने उस सिल्वर आर्मर को अपीयर करता है और सीधा ही उसे उठा करके अपनी सोल सी के अंदर मौजूद गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर दे मारता है। तभी हम देखते हैं लियो फैंग की सोल सी का सीन, जहां पे वो सिल्वर आर्मर सीधा ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फ्यूज होने लगता है। तभी लियो फैंग कहता है कि मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास 3000 टाइम्स रेलम की पावर है और साथ में 5000 टाइम्स तक अलग अलग टेरिफाइंग फंक्शंस हैं। उसकी बॉडी डेंसिटी तो ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन वर्ल्ड मास्टर कल्टीवेटर से 30 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे जैसे अब ये सिल्वर आर्मर मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फ्यूज हो रहा है, मैं यहाँ पे साफ साफ महसूस कर पा रहा हूँ कि उसकी पावर बढ़ते जा रही है, यानी कि उस सिल्वर आर्मर की पावर अब 8000, 9000, अब 10,000 टाइम तक बूस्ट हो चुकी है। यानी कि ये सिल्वर आर्मर पूरी ही तरीके से मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फ्यूज हो चुका है और वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। ये कहने के साथ लियो फैंग वहां पे अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से टीयर द स्काई विद वन क्लॉ अटैक से चारों ही तरफ अपने सोल सी के अंदर ही अटैक करता है। यहाँ पे लियो फैंग की सोल सी के अंदर एकदम तबाही मच चुकी थी। तभी लियो फैंग कहता है कि मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्ट्रेंथ लगभग पीक ऑफ द यूनिवर्स वैनरेबल के इक्वल हो चुकी है। तभी लियो फैंग कहता है कि टीचर ने मुझे वू यू फ्लाइंग विंग्स और साथ में मेरे पास बीस्ट गॉड की टीयर द स्काई विद वन क्लॉ अटैक टेक्निक है। ये दोनों ही कॉम्बैक्ट पावर, ये दोनों ही चीज आउटसाइड बैटलफील्ड के अंदर मेरे लिए एक मेरा ट्रम्प कार्ड बन सकती है। इनकी कॉम्बैक्ट पावर का इस्तेमाल करके मैं बड़े से बड़े पावरफुल कल्टीवेटर को या पूरी आर्मी को खत्म कर सकता हूँ। लियो फैंग कहता है कि इरिना ने भी अब टाइगर आर्मर किंग आर्मी को बनाना स्टार्ट कर दिया है। और तभी लियो फैंग कहता है कि मैंने आउटसाइड बैटलफील्ड के अंदर जाने से पहले अपना 2 गोल सेट किया था। पहला गोल ये कि मुझे अपनी ह्यूमन बॉडी को जल्द से जल्द और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है और साथ में मुझे एक पावरफुल आर्मी की भी ज़रूरत थी। ये दोनों ही गोल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अब पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका हूँ आउटसाइड बैटलफील्ड में ज्वाइन होकर के उस वॉर को अटेंड करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बबाता को दिखाया जाता है, जो कि लियो फैंग से कहती है कि फाइनली हम लोग लूनियाओ स्टार के पास पहुंच चुके हैं। अभी बबाता लियो फैंग को बताती है कि जब तुम इस स्टार के अंदर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे आर्टिफिशियल स्टेरी स्काई नजर आएगा, जिसका डायमीटर लगभग 1.028 मिलियन किलोमीटर है। और साथ में लियो फैंग ये ह्यूमन टेरिटरी का एंड भी है और साथ में
ये बेस ह्यूमन टेरिटरी का 8 मेजर पावरफुल बेसिस में से एक है लुओ फैंग। इस बेस का इस्तेमाल करके यहाँ से जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो लोगों को टेलीपोर्ट किया जाएगा आउटसाइड बैटलफील्ड के अंदर। और तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपनी स्पेसशिप को अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रख के उड़ते हुए सीधा ही उस स्टार बेस के अंदर जाने लगता है। यहाँ पे लुओ फैंग इस स्टार बेस को देख करके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहा होता है। उसकी बनावट सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है। और जैसे ही लुओ फैंग उस स्टार बेस के अंदर आता है वो देखता है कि इसके अंदर तो अलग सी ही एक दुनिया है। तभी वहाँ पे एक कमांडर की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पे आए हुए सारे ही वॉरियर्स का वेलकम करता है और उन सभी लोगों से कहता है कि वहाँ पे मौजूद सारे ही वर्ल्ड मास्टर लेवल के पावरफुल हाउस कल्टीवेटर्स आप सभी लोग अपने लेफ्ट साइड में आकर के खड़े हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 100 वॉरियर्स को आना है और जब तक यहाँ पे सब कोई नहीं आ जाते हैं तब तक यहाँ पे आप लोगों को आगे नहीं भेजा जाएगा। तभी वहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके वहाँ पे 99 फिर 100 वॉरियर्स आ चुके थे। तभी लुओ फैंग के सामने एक स्पेस पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से वही कमांडर बाहर निकलता है जो कि इन्हें गाइड कर रहा था। वो आते के साथ कहता है कि डियर वॉरियर्स आप सभी लोग यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं। मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि आउटसाइड बैटलफील्ड इतनी ज्यादा खतरनाक है और इतनी ज्यादा निर्दयी है जिसके बारे में आप लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे भेजने से पहले आप सभी लोगों के प्रीवियस वर्चुअल बैटल रिकॉर्ड को देखा जाएगा और आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेवल के हिसाब से अलग अलग कॉस्मिक आर्मी में भेजा जाएगा। यही बात इस कॉस्मिक आर्मी के लेवल की बात तो इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है ऑर्डिनरी वॉरियर्स, दूसरा पार्ट आता है एलाइट वर्ल्ड मेन वॉरियर्स और तीसरा पार्ट आता है वर्ल्ड मेन वॉरियर्स। इन 3 पार्ट में आप लोगों को यहाँ पे आपके प्रीवियस वर्चुअल बैटल रिकॉर्ड को देख करके सेलेक्ट किया जाएगा और आपके शोल्डर पे इस बैचेस को लगाया जाएगा। इसकी वजह से आप लोगों का फ़ायदा ये है कि आप लोगों का जो सर्वाइबिलिटी रेशियो है वो बहुत ही सही बना होगा, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही आपको मिशन दिया जाएगा। ये कहने के साथ वो कमांडर इस सेरेमनी को ऑफिशियली स्टार्ट करता है और वो अपने रोबोट को वहाँ पे समन करते हुए अपने सामने मौजूद उन सारे ही 100 वॉरियर्स में से एक को आगे आने के लिए बोलता है। और तभी वो रोबोट आगे बढ़ के उसे स्कैन करता है और उसके प्रीवियस वर्चुअल बैटल रिकॉर्ड के हिसाब से उसे मेन वॉरियर ऑफ एलाइट बैच दे देता है। और तभी वो रोबोट दूसरे वॉरियर को भी स्कैन करता है और उसे एलाइट वॉरियर बैच देता है। फिर वो तीसरे को वहां पे सेलेक्ट करता है जिसे ऑर्डिनरी वॉरियर बैच देता है। और तभी बारी वहां पे लुओ फैंग की आती है और जैसे ही लुओ फैंग आगे बढ़ता है और वो रोबोट उसे स्कैन करता है और उसे वहां पे मेन वॉरियर का बैच देता है। ये सुन करके सारे ही लोग वहां पे दंग हो चुके थे, क्योंकि लगभग यहाँ पे 50 से भी ज्यादा वॉरियर्स को स्कैन कर लिया गया था, मगर इन 50 में से सिर्फ एक लौता लुओ फैंग निकला था जो कि मेन वॉरियर्स लेवल को टच किया था और उसके पास मेन वॉरियर का बैच आया था, जिसे देख के वो कमांडर भी काफी ज्यादा खुश होता है और लुओ फैंग उसे ग्रीट करके आगे बढ़ जाता है। तभी वहां पे लुओ फैंग कुछ कदम ही आगे बढ़ा था, तभी वो कमांडर एक और बंदे को बुलाता है जिसका नाम रॉक होता है। और जब रोबोट उसे स्कैन करता है तो उसके प्रीवियस वर्चुअल बैटल रिकॉर्ड के हिसाब से उस रॉक को भी लुओ फैंग की ही तरह मेन वॉरियर का बैच मिलता है, जिसे सुन के लुओ फैंग भी अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और पलट करके उस रॉक वॉरियर की ओर देखने लगता है जो कि काफी ज्यादा हम्बल और काफी ज्यादा जॉइंट होता है। और जब रॉक की नजर लुओ फैंग के ऊपर पड़ती है वो लुओ फैंग को देख करके वहां पे हेलो बोलता है और तभी लुओ फैंग भी उसे हेलो बोलता है। तभी लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि ये जायंट वॉरियर काफी ज्यादा अमेजिंग है और उतने ही ज्यादा पावरफुल भी है और मुझे ये काफी ज्यादा हम्बल और उतना ही ज्यादा ऑनेस्ट भी नजर आ रहा है। तभी वहां पे वो कमांडर कहता है कि ये सेरेमनी ऑफिशियली अब खत्म होती है, टॉप 100 को अलग अलग बैचेस मिल चुके हैं। तभी वो कमांडर कहता है कि टॉप 100 में से 2 मेन वॉरियर्स हैं, 61 एलाइट वॉरियर्स हैं और 37 ऑर्डिनरी वॉरियर्स हैं और आप सभी लोगों को आपके बैचेस मिल चुके हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग कॉस्मिक आर्मी में ज्वाइन होने वाले हैं, जो कि ह्यूमन टेरिटरी की सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी में से एक है। हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड में जाकर के अपने एनिमी से फाइट करते हैं और अपने ह्यूमन टेरिटरी को आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमी
एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं। आप सभी लोगों को अपने सुपरवाइजर की बात माननी होगी। तभी वो कमांडर कहता है कि ह्यूमन टेरिटरी के बाहर हमारे 11 हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं और आप लोगों को इन 11 हेडक्वार्टर्स में से 7 हेडक्वार्टर पे भेजा जाएगा। और रही बात इस 7 हेडक्वार्टर की, तो इसे सीक्रेट रेलम ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है और इस यूनिवर्स का डायमीटर 1 मिलियन लाइट ईयर्स कितना बड़ा है। और 7th हेडक्वार्टर के अंदर लगभग 100 ह्यूमंस बेसेस हैं, जिसमें से आपको 26 नंबर बेस पे यहाँ से टेलीपोर्ट किया जाएगा। तभी वहाँ पे मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि आखिर ये 7th हेडक्वार्टर आखिर है क्या। तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि 11 हेडक्वार्टर्स में से ये टॉप 3 में आता है और यहाँ का एवरेज मोर्टेलिटी रेट 96.8 है। इस 7th हेडक्वार्टर पे जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और उतनी ही ज़्यादा रहस्यमयी है। तभी वहाँ पे एक और बंदा कहता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा, जितने ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट होंगे, उतने ही ज़्यादा हमें मिलिट्री मेरिट्स मिलेंगे। तो यूँ समझ लो ये तो हमारे लिए लॉटरी है। जो भी कल्टीवेटर कमज़ोर होगा वो मारा जाएगा और जो पावरफुल होगा वो सरवाइव करेगा। ये कहने के साथ वो सब के सब यहाँ पे एक्साइटेड हो गए थे 7th हेडक्वार्टर के बेस नंबर 26 पे जाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि कमांडर कहता है कि फाइनली अब यहाँ पे हम लोग स्पेस वाटर चैनल को ओपन करने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग खुद को टेलीपोर्ट कर पाएंगे 7th हेडक्वार्टर के अंदर। और ये टेलीपोर्टेशन एरे आपको सीधे ही लेकर के जाएगा 7th हेडक्वार्टर के बेस नंबर 26 में। मगर मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, आप सभी लोग जिस वॉर में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, आपके एनिमी आपसे भी ज्यादा निर्दयी हैं और अगर उन लोगों ने आपको पकड़ लिया तो वो लोग आप लोगों को मौत से भी बुरी सजा देंगे। ये कहने के साथ वो उन सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। तभी लुओ फैंग सबसे पहले आगे बढ़ के उस स्पेस चैनल का इस्तेमाल करके खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है 7th हेडक्वार्टर के बेस नंबर 26 के अंदर। और तभी हम देखते हैं कि वो कमांडर भी उन सभी लोगों को लेकर के वहां से निकल चुका था बेस नंबर 26 की ओर। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें 7th हेडक्वार्टर के बेस नंबर 26 को दिखाया जाता है, जहां पे कई सारे कल्टीवेटर्स आकर के रिलैक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को आज पता था कि न्यू मेंबर्स आज के दिन ज्वाइन होने वाले हैं। इसलिए सब के सब यहाँ पे आकर के उन सभी न्यू मेंबर को अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाह रहे होते हैं, जहाँ पे हम एक मिस्टीरियस सी कैट और कुछ अलग अलग से मिस्टीरियस कल्टीवेटर्स को भी देखते हैं, जिनकी आइडेंटिटी को यहाँ पे रिवील नहीं किया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कमांडर उन सारे ही कल्टीवेटर्स को लेकर के आ चुका था, जहाँ पे वो कमांडर वहाँ पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर से कहता है कि इस बार जो न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं उनमें से 2 मेन वॉरियर्स हैं, 61 एलाइट वॉरियर्स हैं और 37 ऑर्डिनरी वॉरियर्स हैं। जैसे ही उन सारे ही वॉरियर्स के कान में ये बात जाती है कि यहाँ पे 2 मेन वॉरियर्स आए हुए हैं, ये जान करके वो लोग अपना काम दाम छोड़ करके सीधे लुओ फैंग और रॉक के पास भागे दौड़े आ रहे होते हैं। वहीं पे कमांडर वहां से जा चुका था और सभी लोग लुओ फैंग और रॉक को घेर करके कहते हैं कि भाई तुम लोग मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, मेरी टीम का नाम एलाइट स्क्वाड है। तो कोई कह रहा होता है कि भाई मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, मेरी टीम को इमॉर्टल गॉड हैंडल करते हैं और हमारी टीम में मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है और हाई सर्वाइबिलिटी रेट है। यहाँ पे लियो फैंग और रॉक को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग किसके टीम में जाएं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे चारों ही तरफ से अलग अलग कल्टीवेटर से गिरे होते हैं। बेचारे रॉक का तो यहाँ पे दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है, वो अपने बड़े से शरीर का छोटे से दिमाग को खुजलाने लगता है। और तभी हम वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम गर्ल चाम होता है। वो वहाँ पे खड़ी होती है और अपने चाम को फैलाते हुए अपने वुड की पावर से आसपास मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स को अपने सामने से साइड करती है और सभी लोगों को वहाँ पे हिप्नोटाइज करते हुए कहती है कि 2 लिटिल ब्रदर्स, क्यों ना तुम लोग यहाँ पे मेरे गर्ल चार्म स्क्वाड में ज्वाइन हो जाओ, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चॉइस होगी। तभी हम देखते हैं कि उसके इल्यूजन का असर लुओ फैंग के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा होने लगता है, मगर लुओ फैंग वहाँ पे खुद को संभाल लेता है। मगर उसके बगल में खड़ा हुआ बेचारा रॉक, जिसका बड़ा शरीर था और छोटा दिमाग था, वो यहाँ पे इस चाम गर्ल के चाम में फंस चुका था। वो लुओ फैंग को साइड करके लालच भरी आंखों से सीधा ही उस चाम गर्ल की
ओर भागा दौड़ा जाने लगता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और एक लाइक तो बनता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।